आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल साहब और हम ये ख़ास बातचीत उनके साथ में कर रहे हैं एक ट्रेन में। ये ट्रेन जिसकी शुरुआत प्रहलाद पटेल खुद ने की है, काफ़ी लंबे वक्त से डिमांड हो रही थी कि भोपाल से दमोह के बीच चलने वाली राज्य रानी एक्सप्रेस को एक बार फिर से चलाया जाए, लेकिन कुछ बाधाएं आ रही थी, कोई कन्फ्यूजन था। लेकिन प्रहलाद पटेल साहब ने पहल की तो आज से ये ट्रेन चलना शुरू की है और इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता था उनसे बातचीत के लिए। पटेल साहब, बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। बहुत खुशी होगी कि आपके इलाके के लोग राजधानी से एक बार कनेक्ट हो पाए हैं इस ट्रेन के ज़रिए, जो बहुत इम्पोर्टेंट मानी जा रही थी। मुझे लगता है कि राजरानी दमोह से राजधानी के लिए एक ऐसी ट्रेन है जो दमोह की शान है, उसकी पहचान और उसका गौरव है। और जब मैं देखता हूँ कि दमोह से लेकर सागर, बीना, विदिशा होते हुए राजरानी जब राजधानी पहुँचती है तो इतने सारे लोगों को समेट कर लाती है जिसकी कल्पना मुझे नहीं थी। मैं तो ये मान के चलता था कि दमोह की पहचान है और दमोह और सागर के लोगों का एक प्रकार से सभी जनप्रतिनिधियों पर दबाव था। लेकिन कोरोना को लेकर हम सब ये मानकर चलते थे कि अभी कुछ दिन रुकना चाहिए। लेकिन मैं आज माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, रेलवे बोर्ड का और भोपाल जोन के जो अधिकारी हैं उन सब के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि घंटों के भीतर उन्होंने 2 दिन पहले इसकी रेलवे बोर्ड ने अनुमति दी। जब मुझसे कहा गया तो मैंने कहा कि दूसरे दिन शुरू कर दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कार्यक्रम करना चाहते हैं क्योंकि इस 20 महीने बाद कोई ट्रेन स्टार्ट हो रही है और इसलिए मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी सौभाग्य का क्षण है। लेकिन ये सच है कि ये लाइफलाइन है इस रास्ते की, इसका अंदाज़ा मुझे भी नहीं था कि अप डाउनर्स के लिए ये इतनी महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट थी, सुबह आते थे, शाम को इसी से लौट कर जाना, वक्त पर घर पहुंच जाते थे। कोरोना के काल पे दिक्कतें काफ़ी हो रही थी। आप दमोह को लेकर बहुत पॉजिटिव रहते हैं, बहुत दमोह के लोग एक पैदल यात्रा करते हुए पहुंचा तो आपने प्रधानमंत्री से मुलाकात करा दी, जबकि कोई कार्यक्रम ही निश्चित नहीं था। ये सब कैसे मुमकिन हुआ था? नहीं, मुझे लगता है कि उस कार्यकर्ता की भावना को का सम्मान तो करना ही होगा। एक अनुसूचित जाति का कार्यकर्ता 750 किलोमीटर पैदल सिर्फ इस धुन में चला जाए कि मुझे सिर्फ प्रधानमंत्री से मिल रहा है। कुछ क्लियर नहीं कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, कोई क्लियर नहीं, हमको जानकारी नहीं। पहुंचने के बाद जब मुझे ये पता चला कि वो साउथ ब्लॉक के सामने खड़े हैं, तब मुझे मालूम चला, जबकि मंडल के लोगों को जानकारी थी लेकिन वो कम्युनिकेशन हमको हुआ नहीं। और इसलिए मैंने उनको सम्मान बतौर घर पर बुलाया, ये कहा भी कि ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपनी व्यस्तताएं होती हैं और ये आम आदत में आना भी नहीं चाहिए। मैंने ट्वीट भी यही किया, लेकिन मेरी धर्मपत्नी थी, मैंने उनको कहा कि इस आदमी का, क्योंकि मैं पैदल यात्री रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि 750 किलोमीटर पैदल यात्रा बिना योजना के करना ये आसान बात नहीं है। तो ये सच है कि उस आदमी के इस परिश्रम का, इस संकल्प का और इस भावना का सम्मान होना चाहिए। वो मैंने अपने घर में किया। बाद में जब हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को संपर्क किया तो स्वाभाविक है कि अगर ये आम आदमी के मन में आ जाए कि मैं पैदल जाऊंगा तो प्रधानमंत्री जी से मिल लूँगा, मुझे लगता है ये अच्छी परंपरा नहीं होगी या प्रयास नहीं होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के पास में उतना ही समय है और ऐसे प्रयास ना हो तो ज़्यादा अच्छा। लेकिन बाद में प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी की जो ताकत होती है या उसका भाव होता है, मुझे लगता है कि इस नब्ज को देश की आज़ादी के बाद जनप्रतिनिधि बहुत हुए हैं, लेकिन जो उसकी कीमत करता है वो ही समझ सकता है। वो प्रधानमंत्री जी के भीतर वो बात है और इसलिए ये अवसर छोटे लाल जी को मिला। तो समय तो नहीं होगा क्या, कोई मैसेज देने वाले थे छोटे लाल लाजवार की प्रधानमंत्री से मिलेंगे तो कुछ बात करेंगे और आप जैसे मध्यस्थ उनको मिल जाए? उनने बात की, मैंने उसमें कोई उनके ज्ञापन में या उनकी चर्चा में मैंने कहा, मैंने कोई अवरोध नहीं बना। मेरा काम था संदेश पहुंचाना कि एक कार्यकर्ता और वो भी इतनी दूर से चलकर आया है, तो मेरा काम था सूचना देना, आग्रह करना भी नहीं। लेकिन उनको वस्तुस्थिति मैंने लिखी थी, बुक को विकास के कामों को लेकर गए थे और 6 मिनट तक प्रधानमंत्री ने उनसे बात की। मुझे लगता है ये बहुत ऐसे ऐतिहासिक पल है जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ। उस कार्यकर्ता का अभिनंदन तो मैंने किया ही है, मैं प्रधानमंत्री का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आम आदमी की ताकत और भावनाओं को जानना और उसके बाद में उसको अवसर दे देना, देश का ये लोकतंत्र की मजबूती भी दिखती है और आम आदमी की ताकत भी दिखती है। आपने मिलवाने में मध्यस्थता की, आप केंद्रीय मंत्री हैं,
आसानी से मुलाकात हो गई। लेकिन कांग्रेस को ये सब पचा नहीं। कांग्रेस ने ये कहा कि ये सब सोचा समझा एक प्लानिंग के तहत किया गया था, प्रधानमंत्री जी को आम आदमी से मिल सकते हैं ये बताना था, और शायद इसीलिए बीजेपी ने और आपने ये योजना गढ़ी। इस तरह के आरोप कांग्रेस की तरफ से मुझे लगता है कई बार कांग्रेस का जो बर्ताव है वो बड़ा जैसे कहते हैं ना कि सौत डाहिया टाइप का, सौतिया डाही जो होती है इस टाइप का होता है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को फिर अनुसंधान करना चाहिए। कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता ऐसा करे या कोई प्रधानमंत्री कोई घटना बताए कि किसी से मिल लिया हो, ये आसान बात नहीं है। और मेरा ट्वीट एक दिन पहले आ गया था, ये बात मैंने कहा था कि इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ऐसा मैंने निवेदन किया था। हम इस तमाशेबाजी में पड़ने वाले आदमी नहीं हैं। शायद कांग्रेस के लोग भी मेरे बारे में तो जानते ही हैं, तो उन्हें ये ऐसी टिप्पणियां प्रधानमंत्री जी पर नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं खुद हैरत में था जब वहाँ से संदेश आया, तब तो मैं मध्य प्रदेश में था जब मुझे सूचना मिली थी, और वो मेरे घर पर थे दिल्ली में। तो अगर ये सब तमाशा होना था तो फिर ये नहीं होना था। तो मुझे लगता है कांग्रेस पूरी तरह से अगंभीर है और वो दर्द समझती नहीं है। आम आदमी के ना ताकत को समझती है ना दर्द को समझती है। सर, इस समय चुनाव का दौर भी चल रहा है और मध्य प्रदेश में उपचुनाव चल रहे हैं। हालांकि इस उपचुनाव के रिजल्ट्स ना भाजपा की सरकार को गिरा सकते हैं ना कांग्रेस की सरकार बना सकते हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ में दोनों जुटे हुए हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ऐसा लग रहा है ये सेमीफाइनल हो रहा है, फाइनल से पहले का सेमीफाइनल। इसकी परफॉर्मेंस ये जाहिर करेगी कि फाइनल में किस तरह के नतीजे आएंगे। कांग्रेस बहुत आक्रामक तैयारी में है और मध्य प्रदेश में बीजेपी जिस ताकत के साथ में जा रही है, एक चुनौती तो होती है, सरकार है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी होंगे, सरकार से बहुत सारी अपेक्षाएं भी होंगी। बीजेपी के लिए आप भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। मैं दो बातें ही कहता हूँ। एक तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को कमतर नहीं लेती, छोटा बड़ा नहीं होती है, पार्टी का स्वभाव है, चरित्र है उसका। दूसरा, मैं ये बात देखता हूँ कि जिस सेमीफाइनल की बात कांग्रेस करती है वो हो चुका, वो बार बार अपनी चीज़ों को ढांकने की कांग्रेस कोशिश करती है, ये सच नहीं है। लेकिन उपचुनाव है, लोकतंत्र में हर चुनाव का एक मायने होता है। लेकिन ये आम कोरोना के कारण वैसे भी विलंब से हो रहे हैं, लगता नहीं था कि ये चुनाव होंगे, लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बनी उसमें चुनाव हो रहे हैं। हमें हमेशा अगर कांग्रेस में सामर्थ्य है, उसके संगठन में, उसके विचार में या उसकी कार्य प्रणाली में, तो उसको विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहिए। कोरोना जैसी महामारी में राज्य सरकार ने और भारत सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसको आदमी भूलेगा नहीं। लेकिन उससे बेहतर मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि सेवा ही हमारा संकल्प है, उसके नाते जो मैदान पर उसने काम किया है, मैं कांग्रेस से बड़ी विनम्रता से सवाल करना चाहता हूँ, आप कहाँ थे कोरोना काल में? जी, आप भी तो सरकार में थे। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये आम आदमी भूलता नहीं है, इसलिए डाइवर्ट करने की वो गलती ना करें। चुनाव है, अगर पराजय होती है तो वो आत्मावलोकन करें। चुनाव में, लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो परिणाम बाद में आता है, तब पता मालूम होता है कि कौन चुनाव जीता या हारा। ये कोई सेमीफाइनल नहीं है, लेकिन चुनाव है और चुनाव को उतनी ही गंभीरता से लेना चाहिए और वो पार्टी इतनी गंभीरता से लेती है। चुनाव प्रचार के लिए आप भी मैदान में उतरने वाले हैं? स्वाभाविक है, पार्टी आदेश करेगी तो जाना ही है। और मैंने जो तारीखें मेरी थी मैंने उनको दी हैं, कार्यक्रम बनेंगे तो आप सबको जानकारी में भी आएगा। तो किन मुद्दों को लेकर आप जाने वाले हैं? सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की इतनी सारी योजनाएं हैं, कांग्रेस की सरकार के 15 महीने के कार्यकाल है, इन सब चीज़ों को मुद्दे बनाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से। हमारा तो संगठन है, हमारा संवेदनशील नेतृत्व है, राज्य का हो या केंद्र का हो, और हमारे अपने विकास के काम, वो जो रोड मैप है, मुझे लगता है कि कांग्रेस भूल गई है। जब प्रधानमंत्री जी ने 2015 में कहा था कि 2024 आज़ादी के अमृत महोत्सव तक हम ये काम करना कि सोचते हैं, ये हमारा रोड मैप है, तब कांग्रेस ने एक मजाक उड़ाया था कि 19 का चुनाव बीच में है। कांग्रेस भांप नहीं पा रही है, कांग्रेस दूरदर्शी नहीं रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने के जो मुद्दे हैं उसमें सिर्फ विकास है। और मैं मानता हूँ, और अभी जो भी चुनौतियाँ आती हैं, चुनौतियाँ हमारे लिए संकट नहीं है। हम हमेशा प्रधानमंत्री के स्लोगन को याद करते हैं कि आपदा में भी अवसर की गुंजाइश है और वो हमें ढूंढने ही चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि कोई चीज़ें जो हमारे सामने चुनौती के रूप में आ रही हैं उनका हम समाधान नहीं दे सकते तो हम उसके लिए बैकफुट पर होंगे। भारतीय जनता पार्टी को कभी ऐसा नहीं लगता।
आपने केंद्र और राज्य के नेतृत्व की बात की है, तो एक चर्चा और छिड़ पड़ी है, चाहे सियासी हो या कांग्रेस ने छेड़ दी हो, इस मायने से कहें, लेकिन चर्चा तो सर आ गई है कि जैसा उत्तराखंड में हुआ, जैसा कर्नाटक में हुआ, जैसा गुजरात में हुआ नेतृत्व परिवर्तन, शायद वो अब मध्य प्रदेश आ रहा है। एक आशंकाएं कुशंकाएं तो होती हैं, दिल्ली में क्या चल रहा है सर? मुझे लगता है कि कांग्रेस की बातों पर आप लोग सवाल पूछने लगते हो। कांग्रेस के खुद के राज्यों का ठिकाना नहीं है, और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेती है। कांग्रेस को बहुत चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना छत्तीसगढ़ देखें, पंजाब देखें, राजस्थान देखें, 3 ही बचे हैं, उनके बारे में ज़रा गंभीरता से सोचें तो अच्छा होगा। भाजपा को अपना काम करने देना चाहिए। भाजपा में क्या वो काम भी होगा जो उत्तराखंड, गुजरात, कर्नाटक में हुआ है? मुझे लगता है कि इसके लिए मैं पात्र व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे टिप्पणी करनी नहीं चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बीच में कहा है कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, अभी बदलाव की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये बयान उनका, उसको गंभीर माना जाए, पार्टी की लाइन माना जाए? सच्चा सही मानिए, इसको गंभीर और अगंभीर में मत लीजिए। मैंने भी कहा है कि हमारे राज्य का नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व संवेदनशील नेतृत्व, सफल नेतृत्व है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर कोई शंका कुशंका होनी चाहिए। हम सबको, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, कांग्रेस की बातों में सवाल पूछना मुझे लगता है कि ठीक रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के फैसले भारतीय जनता पार्टी करती, कांग्रेस के कुछ चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूँ। आपसे सवाल ये इसीलिए भी मुफीद जान पड़ता है क्योंकि जब विकल्प की बात होती है मध्य प्रदेश में, तो एक नाम आपका भी चर्चाओं में आता है। मैंने दिग्विजय सिंह जी से पूछा था कि आपने ट्वीट किससे पूछ के किया जी, तो वो जवाब नहीं दे पाए थे। नहीं, वो आपने सवाल कर लिया, आपका जवाब क्या है सर? मैंने कहा ना कि उन्होंने जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं कह रहा हूँ। सर, दमोह को लेकर आप बहुत संवेदनशील रहते हैं। दमोह को लेकर आपने एक नई ट्रेन आज शुरू कर दी है। आपकी कुछ दमोह को लेकर भविष्य की योजनाएं हैं संसदीय क्षेत्र को लेकर जिसमें आपको करना चाहते हैं? अभी तो हम दमोह हो या सागर हो, हम भीषण संकट के दौर को हम देखते हैं कम वर्षा के कारण। उस पर हमारे जिला प्रशासन के साथ सभी जनप्रतिनिधियों ने बैठकर तय किया है कि हम कम वर्षा वाली फसलें बोने का आह्वान करें। किसी भी प्रकार से हमारे बांध, हमारी नदियाँ, हमारे स्टाफ डैम, हम लोगों ने 3 महीने पहले मैंने काम शुरू कर दिया था। जैसे ही पहले चरण में गैप आया था, तभी हमने तय किया था कि जितने प्रकार के स्टाफ डैम हैं, पंचायत, ग्रामीण विकास, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, आपका RES भी बनाती है, इन तमाम के डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, लेकिन वहाँ पर गेट नहीं थे। बांध, हमारे यहाँ स्टाफ डैम बहुत है, तो मुझे लगता है कि हमने पहले ही तय किया था कि 1 मद से सारे स्टाफ डैम लगेंगे और समय पे लग जाएंगे। युद्ध स्तर पर हुए हैं, और अभी मैं जब कल दमोह में था तो उन्होंने कहा 15 दिन के भीतर हमारे सारे नदी नालों पर स्टाफ डैम के गेट नए लग जाएंगे। हम किसी डिपार्टमेंट के चक्कर में नहीं है, क्योंकि हमारा पहला काम है पानी रोकना। दूसरा, जो छोटे नाले हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हो सकते हैं, वहाँ चेक डैम, बोरी बंधान में हम जानते हैं कि उसके बाद भी ये पानी सूखेगा, लेकिन ये पानी हमारे बोरवेल्स को और कुओं को रिचार्ज करेगा। यही बात हमने सागर में कही है। सागर कलेक्टर भी परसों आए थे, और मैं दिशा की बैठक 30 अक्टूबर को लूँगा, और वहाँ पर भी हम यही फैसला करने वाले हैं। हम कोई दबाव में आने वाले नहीं हैं, बल्कि हम किसानों से विनती करते हैं कि वो हर कीमत पर इस बात का संकल्प लें कि ज़्यादा पानी वाली फसलें, यानी गेहूं जैसी फसलों को वो ना बोएं। और मैं सिर्फ दमोह और सागर को ध्यान में रखकर नहीं कह रहा, राज्य में जहाँ जहाँ भी कम वर्षा हुई है, उनको इसी नियम का पालन करना चाहिए। जब तक नदियाँ बह रही हैं, हम स्टाफ डैम हो या चेक डैम हो, उनका उपयोग करें। जो पेयजल के हमारे स्रोत हैं, जैसे दमोह में है, राजनगर है, तो हमने कहा है कि जब तक ब्यारमा में पानी है, हम लिफ्ट करके अपनी FA लाइन को मेंटेन रखें, ताकि गर्मी में हम दमोह को पीने का पानी दे सकें, मवेशी को पानी मिल सके। ये सच है, चुनौती है, लेकिन हम सब मिलकर इसको पार करेंगे। बुंदेलखंड अक्सर इन चुनौतियों से जूझता रहा है। अब आप मंत्री बने हैं तो उम्मीद है कि ये काम बहुत तेज़ी के साथ जल्दी से होगा। डिपार्टमेंट के भी आपके पास में वैसे ही। मध्य प्रदेश को लेकर आपने कुछ सोच के रखा है? मध्य प्रदेश जैसे मेरी लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ 4 ग्रुप ड्रिंकिंग वाटर स्कीम्स हैं, जिसमें लगभग 1400 गाँव जुड़े हुए हैं। उसमें पथरिया में है, दमोह में है, वो उसमें एक से तो ऐसी है जहाँ बंडा, पथरिया, हटा और बड़ा मलहरा, 4 विधानसभा, एक ही हमारे पंचम नगर बांध से ही पानी जा रहा है ड्रिंकिंग वाटर का। तो पीने के पानी का प्रबंध तो अगले वर्ष तक हो जाएगा, लेकिन अगर कम वर्षा होती है, सोर्स कमज़ोर होगा, तो ये हमारे लिए चुनौती होगी। हमारी चिंता है, प्रधानमंत्री जी कहते हैं सोर्स भी होना, सिस्टम भी होना,
संचालन की व्यवस्था होना और पानी की गुणवत्ता बनी रहे, इसलिए पूरे राज्य में जल जीवन मिशन का काम तेज़ी के साथ चल रहा है। लेकिन कम वर्षा के कारण जो चुनौती आएगी, जिसको हमें नदियों से पानी लेना है या नदियों को जोड़ना है, उसमें केन बेतवा महत्वपूर्ण है। जो युद्ध स्तर पर जिसका काम प्रारंभ हो रहा है, 44,000 करोड़ की वो परियोजना है और बहुत जल्दी, और वो फास्ट ट्रैक में है। तो मुझे लगता है कि जो नदी जोड़ने का काम मध्य प्रदेश ने शुरू किया है और वो तेज़ रफ्तार पकड़ रहा है। पानी के बंटवारे को लेकर जो विवाद उत्तर प्रदेश के साथ में था, पूर्ण रूप से वो समाधान हो गया है। अब किसी प्रकार का गतिरोध उसमें नहीं है। ठीक। सरदार सरोवर को लेकर काफ़ी रहता है कि बिजली गुजरात को जितनी नहीं मिल पा रही है, मध्य प्रदेश नुकसान में हो रहा है इस परियोजना को लेकर। देखिए, जब परियोजना बनी थी और जो उस समय ट्रिब्यूनल ने तय किया था, उसमें तो राजस्थान को भी पानी मिलना था, मध्य प्रदेश को मिलना था, इवन हरियाणा को मिलना था, महाराष्ट्र को और गुजरात को, बिजली और बंटवारा। लेकिन आप इन चीज़ों को जब जितने वर्ष तक के लिए टीटी होती है, आप उसको बदल नहीं सकते हैं। वो समय आ रहा है जिसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का जो काम करने का तरीका है, उसमें ऐसे सख्त फैसले और सही फैसले हो जाते हैं। तो आप जल्दी देखेंगे कि ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। आपको ध्यान होगा कि अब अंतर्राज्यीय जल विवाद कम आ रहे हैं, उसके पीछे भी कारण यही है, क्योंकि चीज़ों को अगर हम दूर तक देखकर करेंगे तो इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संभव है। सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं और इस तरह ट्रेन में सफ़र कर लेते हैं, और इससे पहले जब आप एक बार नर्मदा परिक्रमा यात्रा हुई तब आपकी चर्चाएं शुरू हो गई, आपने लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ा ली, पैदल आप चल रहे हैं, थकाऊ, कहीं पर भी रुक जा रहे हैं। तो ये सब कोई जनता से करीब आने के लिए होता है या उनका अनुभव करने के लिए होता है? अब मुझे लगता है ये चश्मा होता है जैसे वो वैसे देखता है। हम तो, मैं समझता हूँ शायद अपनी लोकसभा में 1-2 बार पैदल चलते ही है। मैं मानता हूँ कनेक्ट होने के लिए पैदल यात्रा सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। और मैं अभी आह्वान भी करूँगा जनप्रतिनिधियों से कि वो जो रास्ता छोड़ रहे हैं, जिस तेज़ गति की वो बात करते हैं, जीवन में बहुत घंटे और दिन हम बेकार गवाते हैं। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं पैदल, तो जो अवेयरनेस है ये बड़ा, आप कोई लक्ष्य लेकर जाइए, पानी बचाने के लिए जाइए, पानी की सिस्टम चलती रहे इसके लिए जाइए, लोगों को अवेयर करिए, स्वच्छता के लिए जाइए, अभी ODF प्लस शुरू हो गया उसके लिए जाइए। दुनिया में बहुत काम है, हमें मिशन मोड में जन आंदोलन के लिए काम करना चाहिए। और जन आंदोलन तब हो सकता है जब जनप्रतिनिधि जनता के बीच हो, उससे उसके बीच का जो कनेक्ट है वो अकारण नहीं बढ़ना चाहिए। कई बार सुरक्षा कारण होते होंगे, तो जहाँ सुरक्षा कारण है वहाँ पर आप करिए, पर बाकी जगह जहाँ सुरक्षा नहीं है वहाँ पर भी बड़े बड़े हार्न बजाकर और दूरी बढ़ा देना मैं नहीं मानता है ठीक। तो आज भी आप स्टेशन पर थे, आपके लिए व्यवस्था थी कि आप विदिशा जा रहे हैं तो आपके लिए पूरे सरकारी प्रोटोकॉल के साथ में आप विदिशा पहुंच सकते थे? मैं मध्य प्रदेश में जब बालाघाट जाता हूं तब सुरक्षा की चिंता करता हूं, क्योंकि हमारे मित्रगण वहाँ हमारे अच्छे चिंतक हैं। बाकी जगह मुझे कभी लगता नहीं कि मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। मध्य प्रदेश में आपका मतलब ऐसे बिना सुरक्षा के कंफर्टेबल हैं आप? मुझे लगता है ये प्रश्न आपको मुझसे तो करने नहीं चाहिए, अपन तो साथ घूमे। मैं सर सवाल करने का एक माध्यम हूँ, जो जनता बैठी हुई है। मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश में जहाँ नक्सलिज्म का मामला है वहाँ छोड़कर, चूँकि मुझे प्रशासन की बात माननी चाहिए, बाकी जगह मुझे कभी नहीं लगता कि मैं असुरक्षित हूँ। मुझे कभी नहीं लगा, और मैं समझता हूँ मेरी इस बात को मेरे विरोधी भी पुष्ट कर देंगे। तो ये संकेत है कि आप भविष्य में फिर से पदयात्रा करने वाले हैं, फिर से ट्रेन के जरिए जाने वाले या पहुंचने वाले हैं? मेरे यहाँ एक अभी इस बार सरदार पटेल जी के उस पर करता था, तो शायद वो कोरोना के कारण अभी अनुमति नहीं मिलेगी, तो मोटरसाइकिल से घूमूंगा। अभी मैं नवरात्रि में भी बुलेट से घूम रहा था, तो उस दिन मैं मोटरसाइकिल से जाऊँगा। लेकिन साल में एक पैदल यात्रा तो तय है, कोई ना कोई मैं करता ही। मोटरसाइकिल से भी मुश्किल होगा सर, पेट्रोल बहुत महंगा है। पेट्रोल मध्य प्रदेश में बहुत महंगा, 110-113 रुपये से ऊपर। पैसा देकर ही भरवाता हूँ मैं, मतलब मुफ्त में नहीं भरवाता हूँ, पैसा देकर, जैसे बाकी लोग भरवाते वैसे ही मैं भी भरता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जनता के बीच ट्रेन में इस तरह से यात्रा कर रहे हैं, हालांकि उनका पहला इस तरह का ये काम नहीं है। इससे पहले
जब राजनीतिक जीवन में अक्सर उनको इस तरह जनता के बीच कभी पैदल यात्रा कभी ट्रेन में इस तरह के काम करते हुए उन्हें देखा जाता है। लेकिन ये कनेक्टिविटी बनाने के लिए, जैसा कि खुलासा भी कर रहे हैं, बातचीत में बता भी रहे हैं कि जनता के बीच में कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए वो इस तरह के काम करते हैं। राज्य रानी एक्सप्रेस के ज़रिए वो विदिशा यहाँ पर जा रहे हैं और भविष्य में दमोह के लिए मध्य प्रदेश में क्या योजना है उन्होंने भी हमारे साथ में साझा की है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला जारी है।